अब जो हमारी पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने आपको महाराव शेखा से पहले कन्नड़ देव तक का पढ़ा दिया था। आज हम कन्नड़ देव से आगे का पढ़ेंगे। तो राव शेखा 15वीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्ति था जिसका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ था। कछवाहा वंशीय होने से आमेर राज्य का सम्मान बनाए रखने हेतु उसे वार्षिक कर देता था। उसके बाद में क्या हुआ, चंद्रसेन शेखा के बड़े भ्राता थे। धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था, आमेर की अधीनता लाने के लिए प्रयासरत थे। राव शेखा जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनको आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं हुई थी। तो दोनों भाइयों के मध्य एक शतक तक युद्ध होते रहे, एक दशक तक युद्ध होते रहे और 1471 में शेखा की विजय हुई। इसलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। शेखा जो था वो युद्ध कला में पारंगत था। उसके बाद में ये थोड़ी बहुत इसकी कहानियाँ, राज्य में गांवों की संख्या 360 तक पहुंच गई थी। अमरसर का क्षेत्रफल आमेर राज्य से भी बड़ा था। राव शेखा ने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया था। इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को न खाने का संकल्प किया था। उसके बाद में वे नारी असीमता के रक्षक थे। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सन 1488 में उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। जहां इनकी मृत्यु हुई वहां इनकी याद में एक छतरी भी बनाई गई है। उसके बाद में महाराणा कुंभा है। तो महाराणा कुंभा के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, डिटेल के साथ ही होगा। इन्होंने एकलिंग महात्म्य, इनके जो शासनकाल की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। एकलिंग महात्म्य ये बुक हम कह सकते हैं, प्रशस्ति कह सकते हैं। रसिक प्रिया कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, यहाँ से मिलती है। 1433 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। कुंभा ने अपने शासनकाल में प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें जो महाराणा कुंभा थे वो जीत गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, किंतु 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को मुक्त कर दिया था और मुक्त होने पर महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी भी सफल नहीं हुआ और कुंभा हमेशा ही जीतता रहा। तो कुंभा एक पराक्रमी योद्धा था, कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं था वर्ण साहित्य व कला का भी विशेष जानकार था। महान संरक्षक था। इन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग उसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर थी, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है और इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया। महाराणा कुंभा की जो स्वर्गवास था वो 1468 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मीनिंग्स हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला लेसन। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लेसन नंबर 18, राजस्थान के राजवंश व मुगल। तो इसके बीच में क्या हुआ था, राजस्थान के राजपूत राज्यों ने भारत में आने वाले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उन सभी का विरोध किया। पृथ्वीराज के बाद मेवाड़ के महाराणा सांगा, मारवाड़ के मालदेव राव, चंद्रसेन सिरोही के देवड़ा सुल्तान इत्यादि ने संघर्ष को जारी रखा। तो 1526 के ईस्वी के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बिहार से आया अफगान सेनापति शेरशाह सूरी से हार गया था। फिर शेरशाह सूरी का वहाँ पे शासन हो गया और अधिक समय तक उनका शासन नहीं रहा। 15 वर्ष के भीतर ही एक प्रधान हरियाणा में रेवाड़ी के हेमचंद्र, जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। फिर जो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने अपना लंबे समय तक मुगलों पर शासन किया। उसके बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब इत्यादि थे। इनके बाद में है जो उसके बाद में है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 9 मई 1540 को होता है, कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राजारोहण हुआ था। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था। महाराणा प्रताप का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी इसके बीच में कोई ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं और वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज़्यादातर हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में आपको बता देते हैं कि एक तरफ था महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ कहते हैं कि अकबर थे, पर अकबर नहीं थे। अकबर के जो सैनिक थे वो था मान सिंह, ठीक है। इसके बीच में आप ये युद्ध के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इस युद्ध के बारे में आपको ये बता देते हैं कि इसके अंदर मेन चीज़ें क्या थी।
तो इसमें क्या था कि जो महाराणा प्रताप का ये घोड़ा दिखाई दे रहा है इसका नाम था चेतक, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, और मानसिंह था जो मानसिंह ये हाथी पर आया था, और मानसिंह के हाथी का नाम आपने कमेंट करके बताना है अगर आपको पता लगता है तो, नहीं तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद में इस युद्ध के अंदर क्या है, इसे हम पहले तो निर्णायक युद्ध नहीं माना जाता था, बाद में इसे अकबर को हरा दिया गया और महाराणा प्रताप की विजय के बारे में इसके अंदर बताया गया। बाकी हम देख लेते हैं 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अस्त व्यस्त हो गई थी। उसके बाद में लास्ट में जो युद्ध का परिणाम रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। मेवाड़ की इस विजय ने और प्रताप का नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। इस युद्ध में मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए। भारत में पहली बार मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले इस युद्ध को निर्णायक युद्ध नहीं माना जाता था, ठीक है, पर आज की जो बुक्स आई हैं उसके बीच में महाराणा प्रताप को विजयी घोषित किया गया है, जबकि उस टाइम के अंदर पहले किसी को भी नहीं माना गया था कि कौन जीता है कौन हारा है। उसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों को छकाते रहे। अकबर के 3 बार शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा, किंतु उसे असफल होकर लौटना पड़ा। मुगलों को ऐसा अवस्था में पाकर प्रताप ने प्रतिरक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने पहला अपना प्रयोग दिवेर में किया। 1582 में जो इन्होंने युद्ध किया, दिवेर को घेर लिया। फिर वहाँ पे उन्होंने सेनानायक सुल्तान खां को जैसे ही इस घेरे की खबर लगी तो आसपास के 17 थानों के थानेदार को बुला लिया। दिवेर थाने के आसपास दोनों सेनाएं सामने हुई और लास्ट में क्या हुआ, महाराणा प्रताप इसके बीच में विजयी हो गए थे। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद में है महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, ठीक है। मेन चीज पढ़ लेते, लास्ट में ये पढ़ ले यहाँ पर। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अवस्था में चावंड में स्वाधीनता के इस महान पुजारी ने अंतिम सांस ली, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में इनकी जो समाधि है वो चावंड के निकट मंडोली गांव में प्रताप की समाधि बनी हुई है। प्रताप महान का व्यक्तित्व, अब जैसा ही इनका व्यक्तित्व रहा उसके बारे में बताया गया कि ये सच्चे महान नायक थे, श्रेष्ठ योद्धा थे, ठीक है, स्वामी भक्ति के गुण थे, और बाकी ये नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किया, मानवाधिकारों का संरक्षण किया। बाकी इन्होंने ज़्यादातर इसके बीच में महान कहानियों के बारे में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। संस्कारी जीवन हो सबको अपेक्षित होता है, प्रताप ने इस उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसे ग्रंथ लिखे। तो इसमें प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी और मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करने लगे। उसके बाद में देखते हैं, महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। इनके दरबार में नसीरुद्दीन जैसे चित्रकार में 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया। रागमाला श्रृंखला के चित्र अन्य कई क्षेत्रों के चित्रकारों के लिए अनुकरणीय बन गए। उसके बाद में ये कुछ मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है इन्होंने, ये भी आप देख सकते हैं। इनके बीच में राष्ट्र प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, करुणता, स्वाधीनता के लिए युद्ध, ये सारी नॉर्मल बातें ये आपको पता होनी चाहिए और आपने पेपर के अंदर लिखनी भी है। उसके बाद में आते हैं स्वाभिमानी अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ कौन थे? उनका जन्म 12 दिसंबर 1613 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के ये व्यक्ति थे। वह जोधपुर के शासक गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। ये सारे के सारे कुशाग्र, बुद्धि, चंचल स्वभाव व स्वाभिमान से परिपूर्ण था। महाराजा गज सिंह का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, किंतु गज सिंह की उपपत्नी अनारा के षड्यंत्र के कारण अमर सिंह को राजा नहीं बनाया गया, राजगद्दी नहीं दी गई। जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया गया। पिता के समय में ही अमर सिंह मुगल बादशाह की सेवा में आ गया था। इस घटना के बाद शाहजहां ने अमर सिंह को उच्च मनसब, राव की पदवी और नागौर का परगना दे दिया था। अमर सिंह नागौर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर पुनः शाहजहां के दरबार में चला गया था। उसके बाद में क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है आपने पढ़ने वाला इसमें, ठीक है। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मुगल दरबार में अमर सिंह जब अकेला था तो मुगल मनसबदार द्वारा धोखे से मार दिया गया। इस घटना में अमर सिंह की भले ही मृत्यु होगी, किंतु आदर्शों के प्रति उसका आज भी समर्पण हमें प्रेरणा देता है, ठीक है। ये सारी की सारी बात होगी। उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़। तो राजस्थान को गर्वित करने वाला व्यक्ति जो था वीर दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 ईस्वी में मारवाड़ के
सालवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आस्करन मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री थे। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी 28 नवंबर 1678 को। उसके बाद में उन्हें दुर्गादास तथा अन्य सरदारों ने अपने साथ लेकर लाहौर के लिए चल पड़े। लाहौर पहुंचने पर दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और दूसरा जो जीवित बचा था जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। और मारवाड़ के सरदारों को विश्वास था कि औरंगजेब अजीत सिंह को जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेगा, किंतु उनकी आशा शीघ्र ही ध्वस्त होगी। उसने स्वीकार नहीं किया था। यही नहीं, औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा किए जाने का आदेश देकर मुगल अधिकारी को नियुक्त किया। अजीत सिंह की इन्होंने रक्षा की थी। दुर्गादास राठौड़ ने इनको अजीत सिंह को लेकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचा और फिर औरंगजेब से अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य देने का आग्रह किया। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त पर ही मारवाड़ राज्य देने की बात की। मतलब कि जो औरंगजेब था वो क्या कहता था कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा मेवाड़ राज्य, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद में उसने दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से निकाला। औरंगजेब के धीरे धीरे फिर ये भगाकर उसको वहाँ से ले आया। एक चमत्कार से कम नहीं था ये सारी चीज़ें। फिर उनका पीछा करते हुए मुगल सेना का भी सम्मान किया गया। उसके बाद में राठौड़ और मुगल के जो संघर्ष हुआ उनके बारे में बात की गई है। तो ये जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है, इसके बारे में भी है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जैसे महाराजा सूरजमल है, तो इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जल्दी से जल्दी इस बुक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।